जब ट्रक में जाने लगे तो एक पड़ोसी ने बोला कि मैं ट्रक का इंतज़ाम करवा देता हूँ। तब सारे ये ट्रक पंजाब से आते थे, सारे के सारे। तो उन्होंने बोला मैं आपका इंतज़ाम करा देता हूँ, और सब लोग ट्रक में बैठे। और लास्ट में एक माँ थी जिनकी 4 बच्चियाँ थीं, तो वो बैठ रहे थे। तो सबसे पहले माँ ऊपर चढ़ी, फिर बच्ची का हाथ पकड़ के ऊपर किया, फिर दूसरी का किया, तीसरी का किया। जैसे ही तीसरी का किया तो नीचे जो लोग खड़े थे, वही पड़ोसी जिन्हें ट्रक दिलाया था, वो पूरा उसका ढक्कन बंद कर दिया और हाथ मारा और ट्रक चल पड़ा। और छोटी बच्ची को पकड़ लिया और बोला इसको मैं रखूँगा, शादी करूँगा। हमने शूट किया ये सीन। ये फिल्म जो हमने बनाई है द कश्मीर फाइल्स, ये जैसा कि सर ने कहा कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं एक अभिनेता नहीं हूँ, इसमें मैं वो पीड़ित वर्ग का एक हिस्सा हूँ जिनका 35-40 सालों से शोषण होता आ रहा था। लेकिन 19 जनवरी 1990 के दिन, आज से 32 साल पहले, लगभग 32 साल पहले, 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से, उनके रहने के स्थान से, उनके वतन से कह दिया जाए तो निकाल दिया गया था। और वो भी उनका कोई दोष ना हो। उनका कोई दोष नहीं था। बहुत ही न्याय को पसंद करने वाले, बहुत ही जिसे कहते हैं अहिंसावादी लोग, बहुत ही मासूम लोग, जिन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिन्होंने, जो सिर्फ अध्यापक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले उस तबके से जुड़े हुए थे, उनको बिना किसी कारण उनके लोगों को मार के, वहाँ के पोएट्स को मार के, रेडियो स्टेशन, टेलीविज़न स्टेशन के डायरेक्टर्स को मार के, न्यायाधीश को बुरी तरह से उनका कत्लेआम करके, उनकी बहनों, माताओं का शोषण और उनके साथ बलात्कार करके, उनको एक रात के अंदर 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर से बेघर होना पड़ा और अपने ही देश में वो रिफ्यूजी बन गए। मैंने बहुत सालों से इसकी आवाज़ उठाई, हर फोरम पे इसके बारे में बात की, लेकिन जब जो पॉलिटिशियंस हों, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उनका कुछ करने का दिल ना हो, तो बहुत मुश्किल होता है इतने सारे लोगों का कुछ दोबारा कुछ करना। बिल्कुल। और बट फिर 2014 में चेंज आया, और सबसे पहला जो इस सरकार ने आर्टिकल 370 निकाला, 35A निकाला, उससे एक हमें उम्मीद की किरण नज़र आई। और इस दौरान अभिषेक जी ने इस फिल्म को बनाने का बीड़ा उठाया, करेज दिखाया। बहुत बड़ी बात है इस प्रोजेक्ट पर इस तरह के इंसान का बेधड़क होकर बोलना कि आप बनाओ, मैं बनाऊंगा इस फिल्म। ऐसे काम करने वाले को, हाँ, अभिषेक जी, ऐसे काम करने वाले को इतिहास में नाम है भामाशाह। भामाशाह, हाँ, क्या बात है। क्योंकि अगर लड़ना है महाराणा प्रताप ने तो कोई ना कोई भामाशाह भी होना चाहिए। कोई ना कोई नहीं जी, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। हाँ, तो थैंक यू अभिषेक जी। मैं सुदर्शन टीवी के मंच से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। विवेक और पल्लवी अभी आ रहे हैं, और अब ये फिल्म कैसे, कहाँ से कहाँ 4 दिन में पहुँच गई है। ये एक सैलाब, पहले मैं 2 दिन पहले इस सैलाब का इस्तेमाल कर रहा था कि एक सैलाब की तरह लोगों को सिनेमा घरों में भेज रही है, पर अब मैं कहता हूँ कि ये सुनामी की तरह भेज रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि 99.9% लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे देश में एक वर्ग, हिंदू वर्ग के साथ ये हुआ था, पता ही नहीं था। किसी ने महसूस ही नहीं करवाने दिया कि इन लोगों का कोई, एक तो इनके साथ एक त्रासदी हुई, ऊपर से इनकी ट्रेजेडी को किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। तो जब लोग इस तरह से इस ट्रेजेडी को देख रहे हैं, एक तो अब वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि मन में उनके गिल्ट भी है कि हमारे देश में हमारे रहते इनके साथ ऐसा हुआ है। तो अब उनको प्यार दिखाने का एक ही तरीका है कि जाकर उनकी फिल्म देखें, ताकि लोगों तक इस बात का संदेशा पहुंचे। इस मुद्दे को जीवित रखने के लिए
सुदर्शन ने, ये 17वां वर्ष चल रहा है, 17 वर्ष में हमने कम से कम 170 से ज़्यादा एपिसोड कश्मीरी हिंदू के लिए बनाए हैं। ये चैनल का योगदान है। मतलब आज जो देश में माहौल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संस्था ने इस मुद्दे को जीवित रखा और इसलिए लोगों में ये जानकारी थी। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वातावरण की आवश्यकता होती है, बीज भी तब पनपता है जब वैसा वातावरण हो। तो अब देश भर में हिंदू जागा है और उसका परिणाम है कि इस फिल्म का, इसलिए मैंने इसका परिचय जनता की फिल्म कहा। और इसलिए जनता की फिल्म एक जननायकी कर सकता है और इसलिए मैंने आपको महानायक कहा। जी जी, आपकी जो धन्यवाद। भूमिका है इस फिल्म में, वैसे तो आप हर भूमिका में जान डाल देते हैं, लेकिन इस फिल्म को देखते समय ऐसा लग रहा था क्योंकि ये फिल्म मेरी जान थी। हाँ, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीरी हिंदू हूँ। मैंने बहुत सालों से देखा है, इस फिल्म में जो मेरा नाम है वो पुष्कर नाथ है और असली लाइफ में मेरे पिताजी का नाम पुष्कर नाथ है। तो मैं इस फिल्म को एक्टिंग से नहीं, आत्मा से करना चाहता था। और मैं सोचता था कि मेरे फादर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मेरे फादर मेरे बेस्ट मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड थे। मेरे फादर बहुत ऑर्डिनरी इंसान थे लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर थे। वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे और उनकी 1954 में तनख्वाह 90 रुपये थी पर मंथ। और वो 90 रुपये में 14 लोगों के परिवार चलाते थे। और जब भी मैंने कुछ भी करना चाहा, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। मेरे सबसे बड़े फैन थे। जब भी कोई फिल्म या मेरा कोई नाटक होता था बचपन में, 5वीं क्लास से लेकर जब तक वो जीवित थे, मेरी फिल्म देखते थे, वो सबसे आगे की लाइन में बैठ के देखते थे। अच्छा। और देखते थे और कहते थे वाह। चाहे मैं कितना ही बुरा अभिनय करता था, उनके मुंह से वाह ही निकलता नहीं, था। लेकिन आपने बुरा कभी नहीं किया है। नहीं नहीं, बहुत बुरा किया मैंने। 522 फिल्मों में बहुत बुरी फिल्में भी की हैं, मगर उनके लिए मैं, मुझसे बड़ा कोई एक्टर नहीं था। तो जब ये फिल्म मुझे विवेक जी ने सुनाई तो मुझे लगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि जिसमें मैं अपने पिताजी का नाम अमर कर दूं। मैंने उनको, जब मैं कमाने लगा तो पैसे दिए। जब मैं उनको मैं, वो फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करते थे। मगर अब एक ऐसी फिल्म का निर्माण हुआ है जिससे पुष्कर नाथ का नाम आने वाले ना जाने कितने सालों में अमर हो जाएगा। ये एक पुत्र जो है अपने पिता के लिए किया है। आपके माताजी के साथ कई वीडियो आते हैं। जी जी। तो आप पिताजी का उल्लेख हुआ है तो उनका उल्लेख भी होना चाहिए हमेशा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने बताया ना, मैं गरीब घर में, परिवार में पैदा हुआ। आई थिंक विवेक जी आ गए हैं, उनका स्वागत आप अपने अंदाज में करिए। पल्लवी जी आ गई हैं। आइए विवेक जी, आइए आइए आइए। आइए 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 विवेक जी। क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं कोई बात नहीं। एक माइक पे बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। कल मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी, पर क्या करें, थोड़ा मैनेजमेंट का लफड़ा होता है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, अनुपम जी ने कहा कि सुदर्शन के तेरे 32 साल से लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा चलता है। खूब खूब स्वागत है। अनुपम जी ने कहा कि सुदर्शन के स्टाइल में स्वागत होना चाहिए। तो विवेक जी ने बनाई हुई फिल्म का दुनिया भर में विरोध भी करने वाले हैं। तो ऐसे समय में तो फिर हमारे उस नारे से बात होनी चाहिए कि विवेक अग्निहोत्री तुम आगे बढ़ो, तो आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मैं इनको बता रहा था अपने पुष्कर नाथ जी के बारे में कि मेरा जीवन कैसे बीता। बताइए। तो हम गरीब परिवार में पैदा होते। अब तो अलग अलग नाम हो गए गरीब परिवारों के, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास। महिलाएं मुझे भी देखें, पल्लवी जो बाद में देख लेना। सबका ध्यान मुझसे हट गया। और हाय कितनी स्वीट लग रही है पल्लवी, कितनी अच्छी लगती है, हैं? थोड़ी देर मुझे देख ले। तो मेरे जो दादाजी थे पंडित अमरनाथ, मेरे दादाजी बहुत ही सेंट किस्म के आदमी थे। मतलब मैं उनको योगा करते देखता था और उनसे अगर 5 पैसे लेने होते थे तो कहते थे शीर्षासन करो तब मिलेंगे।
तो अजीब से थे। तो एक दिन मैं छोटा था, 7वीं या 6वीं क्लास में था, तो मैंने उनसे पूछा कि दादाजी हम बहुत गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? हम खुश रहते थे, छोटे परिवार में सब खुश होते, पता ही नहीं लगता था, हंसते रहते थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। वाह। हाँ, तो मैं ऐसे वातावरण में पैदा हुआ और सुबह की शुरुआत जो होती थी वो ओम श्री गणेशाय नमः सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचनी वेशरूपी वेशवाला की विद्यादि मधि सरस्वती शारदा च मुख्यदाता सरस्वती नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य, इससे शुरुआत होती थी, आरती से शुरुआत होती थी, वंदना से शुरू होती थी। तो इसलिए ये फिल्म मेरे लिए केवल अभिनय की एक और मौका नहीं था, मेरे संस्कारों का टेस्ट था। तो जो मुझे लगता है कि उसी तरह से पूरा हो पाया, क्योंकि विवेक जी ने ये फिल्म बनाई और पल्लवी जी ने ये फिल्म प्रोड्यूस की और अभिषेक जी इस फिल्म को आगे बढ़ा के गए। पल्लवी जी, वैसे तो हम फिल्म देखने गए तब तक हमको लग रहा था कि आपका रोल क्या होगा, क्यूरियोसिटी थी, लेकिन आपने इस फिल्म में वैसे निगेटिव रोल किया है, ऐसा क्यों? नमस्कार सबसे पहले, और माफ़ी चाहती हूँ हम लोग थोड़ा देर से आए। देखिए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है 1990 में, उसको छुपाया गया है कई तरीकों से। और इसमें जो जो लोग शामिल थे या जो जो इंस्टीट्यूशंस शामिल थी उसमें से ये एक नैरेटिव भी शामिल था जो उनके दुख को, उनकी पीड़ा को पूरी तरह से दबा रहा था, जो डिनाई कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ, जेनोसाइड हुआ ही नहीं। आप कहते हैं 5000 लोग मरे, आप कहते हैं 10,000 मरे, हम कहते हैं 219 लोग मरे। तो जो एक्चुअल मुद्दा है उससे दूर लोगों को ले जाए और आंकड़ों में फंसाया जाए। तो आप डिफेंड करते रहेंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो इतनी मृत्यु हुई है, आप कैसे कह सकते कि 200 हुई? आज कुछ ट्वीट आया है 88 डेथ्स का, तो ये तो मतलब घटती जा रही है दिन ब दिन। और उसके साथ साथ किस तरह वहाँ के लोग हिंदुओं के निकलने के बाद इंडियन आर्मी की वजह से प्रताड़ित हैं और इसीलिए वो बंदूकें हाथ में उठा लेते हैं और टेररिस्ट क्यों बने। तो जो 80 के दशक में जो शुरू हुआ टेररिज्म का दौर, वो पंडितों के जाने के बाद उसको जस्टिफाई करना शुरू किया इंडियन आर्मी का नाम लेके कि ये टेररिस्ट इसलिए बने, जबकि 1980 के दशक में तो वो वहाँ पे इंडियन आर्मी थी भी नहीं, क्योंकि वहाँ वो प्रॉब्लम थी नहीं, आवश्यकता नहीं थी। तो ये नैरेटिव सामने लाने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ये गलत नैरेटिव हमारी पूरी युवा पीढ़ी को, खासकर मेरे जनरेशन को बहुत सुनाया गया है। और मेरे बाद के 10 साल छोटे या 15 साल छोटे जो हैं मुझसे, उनको ये बहुत सिखाया गया है इंस्टीट्यूशंस में। तो ये एक मुद्दा लाना बहुत ज़रूरी था कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से ब्रेन वॉशिंग होती है। बिल्कुल। और कुछ ऐसे लड़कों की हो रही है जो कि इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं, बहुत ज़्यादा निकट है उससे, लेकिन फिर भी वो अपने ही लोगों को सवाल पूछने लगते हैं, अपने ही माँ बाप को सवाल पूछने लगते हैं। उनको लगता है ये गलत है और ये जो हमारी प्रोफेसर कह रही है वो सही है। तो वो लाना था। और चूँकि हमने रिसर्च की थी, इतनी 700 से ज़्यादा पंडितों से हम लोगों ने बात की थी, तो वो जो पीड़ा और दर्द का एहसास हो गया था हमें, तो उनके आंखों में, उनकी नज़र में उनका विलन कैसा होना चाहिए ये मैं बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मैंने इंसिस्ट किया कि ये बिल्कुल बिल्कुल। तो एकदम मैकेले पुत्री लग रही थी आप उसमें। मैकेले पुत्री से अच्छा शब्द नहीं हो सकता, जिसने इस सारी व्यवस्था को निर्माण किया और सारी शिक्षा से देशभक्त बनाने के बजाय कैसे गद्दार बनाए जाते हैं। आपने वहाँ पर वैसे जेएनयू का नाम नहीं लिया, लेकिन क्योंकि सुदर्शन में रेक्टिफिकेशन होता है, इसलिए इन्होंने जो भूमिका की वो जेएनयू की है, ये सबको बताना ही चाहिए। हाँ, हमने एएनयू कहा है तो मतलब समझने वाले को इशारा काफ़ी है। मैं विवेक जी, मतलब आपका क्या धन्यवाद किया जाए, पूरी दुनिया भर से धन्यवाद हो रहा है। सुदर्शन का सदन पुनः एक बार आपका धन्यवाद करता है कि आपने क्योंकि प्रवाह के विरुद्ध
लड़ना, यही जीवित व्यक्ति का सबसे बड़ा परिचय होता है और आपने ये दिया है। उसमें अच्छी बात ये भी है कि देखिए, हम जैसे लोग तो जो बचपन से ही स्वयंसेवक है तो हम दूसरे विचार की तरफ थे ही नहीं, लेकिन आप ये ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि पहले आपके विचारों पर ये प्रभाव था। शायद यही फिल्म का ऑफर आपके पास 20 साल पहले आता तो ये फिल्म ऐसी नहीं बनती। वो सत्य स्वीकार कर आपने उसको दुनिया के सामने लाया है। इसका मतलब आप दोनों पहलू जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा रियलिस्टिक आया हुआ है। तो विवेक अग्निहोत्री 1.0 एंड 2.0 इसके नज़र में बताइए। 3.0 बोलिए। अच्छा क्योंकि मैं पैदा तो ऐसे ही हुआ था। अच्छा, मैं पैदा तो जैसे आप और हमें एक मिडिल क्लास फैमिली में, देश से प्यार करने वाले, समाज की सेवा करने वाले, चिड़ियों को, गायों को, जानवरों को खाना खिलाने वाले। मेरी नानी तो गंगा जाती थी जब वहाँ नहाने, तो जितने पत्थर होते थे रास्ते में उनमें टीका लगाते जाती थी। हम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे उनका कि नहीं क्या करती रहती हो, पागल हो गई हो क्या। तो हमें बताती थी नहीं, कण कण में भगवान है। तो मैं भी ये मानता हूँ कण कण में भगवान है। और आज सारे के सारे जितने वैज्ञानिक हैं वो भी मानने लगे कि कण कण में भगवान है। तो पैदा वैसे हुए थे, 1.0 था। फिर कॉलेज पहुँचे। जब कॉलेज पहुँचे तो फिर एक जवान थे कि चलो, विद्रोह की एक भावना होती है और उस वक्त में आपको अच्छा गुरु मिल जाए तो आप कुछ भी बन सकते हैं, और गलत गुरु मिल जाए, गलत नहीं मतलब गलत दिशा में ले जाने वाला गुरु मिल जाए तो आप एक अर्बन नक्सल भी बन सकते हैं। तो मैं भी अर्बन नक्सल बन गया था। फिर कुछ लगभग 14 वर्ष पहले मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने जो ज़िंदगी के कई साल हैं वो गलत दिशा में बिताएं और मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरी आत्मा को खुश करे। तो मैंने सोचा कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी आत्मा को खुश करती है। तो आत्मा को वही चीज़ खुश करती है जिसके लिए आप अपनी जान भी देने को तैयार हो। आत्मा का और ज़िंदगी का बड़ा एक नज़दीकी संबंध है। लोग अलग अलग कर देते हैं, नहीं ज़िंदगी अलग है, आत्मा अलग है। ज़िंदगी है तो ही आत्मा की बात कर सकते हैं, नहीं तो वो फिर किसकी बात कर। बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि मेरी आत्मा को सबसे अधिक सुख मिलता है अगर किसी चीज़ में, तो वो जो भारत की फिलॉसफी है उसमें मिलता है। मेरे से कई सारे लोग इसलिए चिढ़ते हैं, कहते हैं आप फिलॉसफी वर्ड यूज़ क्यों करते हो, आप धर्म वर्ड क्यों नहीं यूज़ करते हो। तो उसका रीज़न ये है कि धर्म बाद में आया, फिलॉसफी पहले आई। जो शिवा जो है, शिवा की फिलॉसफी पहले है और शिवा का धर्म बाद में आता है। सरस्वती की फिलॉसफी पहले है और धर्म बाद में आता है। और भारत जाना ही जाता था दर्शन के लिए। भारत की जो आज प्रतिमा पूरे विश्व में, आज नहीं हजारों साल से, वो है कि भारत का दर्शन इतना उच्च कैटेगरी का है कि जिसका दुनिया में कोई तोल नहीं है। तो वो जो दर्शन है उससे मैं बड़ा, यानी मैं घंटों, जैसे आपकी एनर्जी है, मैं आप कहिए तो अगले 1 साल तक मैं उस पर बोलता जाऊं, गांव गांव दौड़ता हुआ। मैं चाहता हूं हर बच्चा दुनिया का हमारे दर्शन को जाने। तब एक जो परिवर्तन आया वो 3.0 हुआ और तब मैंने कहा कि अब अपना पूरा जीवन जो है मैं भारत की जो महान कहानियां हैं, ग्रेट कहानियां हैं, उसको सुनाने में लगाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारे दर्शन वैसे देखा जाए तो जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, वहीं से शुरू हुआ। तो वहाँ जाकर चिंतन होता था, जैसे कि आपने फिल्म में भी बताया है। लेकिन ऐसे चिंतन को बॉलीवुड से दिखाना, क्योंकि आपका मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, तो मेरा कोई लेना। इसलिए मैंने कहा कि मेथड तो वही है, मतलब टेक्नोलॉजी वहाँ से यूज करनी है। ये तो इसको आपको आपकी फिल्म के बाद उसको आप जिसमें काम करें उसको बॉलीवुड कहने के बजाय हिंदूवुड कहना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं, मैं उससे भी नहीं अग्री करता हूँ, उससे भी नहीं अग्री करता हूँ। कला को जो है ना इन चीज़ों से निकाल दें, भारत वुड बोला जाए तो बेटर होगा। इसलिए क्योंकि भारतीय कॉन्सेप्ट जो है, भारत रहेगा, दुनिया कोई नहीं खत्म कर सकती इसको। मुझे लगता है कि इसमें ये हमारी कमजोरी है कि हम कोई भी इसको वुड बोलें। जापानीज सिनेमा को अब जापानीज वुड नहीं बोलते हैं, फ्रेंच सिनेमा को अब फ्रेंच वुड नहीं बोलते, पर चूंकि हमारे अंदर जो एक किसे कहते थे ना, इतने सालों का हम इतने साल गुलाम रहे, हमारे अंदर गुलाम रहने की हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमारे मेन लोगों ने, हालांकि बहुत सारे, मिस्टर बच्चन बोलते हैं कि मुझे शब्द से नफरत है कि बॉलीवुड क्या होता है, और मैं भी हमेशा सोचता, बहुत सारे लोग, मगर पत्रकारों ने, फिर ये ने, फिर सब ने, बॉलीवुड क्या होता है। ये भारतीय फिल्म
क्या हम भारतीय फिल्म से बिलोंग करते हैं? तो कोई भी वुड नहीं है जी, जैसा आपने कहा या इन्होंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भारतीय सिनेमा से जुड़े नाम तय करिए। नहीं, भारतीय सिनेमा पर आज से बॉलीवुड ये शब्द बाइकॉट रहे। बिल्कुल, भारतीय सिनेमा बोलिए, भारतीय सिनेमा, भारतीय सिनेमा। और सुरेश जी आपको बताऊं क्या होता है कि जब हम बॉलीवुड बोलते हैं या जो, तो उसमें क्या सिर्फ बंबई से रिलेटेड बात होती है, लेकिन जब आप भारतीय सिनेमा बोलते हैं तो फिर हर तो जगह उसमें उड़िया भी शामिल होती है, मणिपुरी भी शामिल होता है, राजस्थानी भी शामिल होता है, हरियाणवी भी होने लगा अब शामिल, और कश्मीर भी शामिल होता है, पूरा दक्षिण भारत भी होता है। नहीं मुझे, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ तेलुगु इंडस्ट्री बहुत कमाल है, बहुत बड़ी। तमिल सिनेमा इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा उसका बच्चे को बाहर ले जाओ माता जी थोड़ी देर के लिए, धन्यवाद। ये सुदर्शन टीवी का ही कमाल है कि यहाँ हर किस्म, यहाँ एक बड़ी अनौपचारिकता होती है। मुझे अच्छा लग रहा है, सारे एज ग्रुप के हैं, वो बच्ची से लेके यहाँ पर 80 वाले भी मिलते हैं। मुझे अच्छा लगा, मुझे नीचे जिस तरह से स्वागत हुआ, अरे बहुत ही कमाल का माहौल है। ये दिल्ली एनसीआर के सबसे, मतलब ये कट्टर शब्द समझने के लिए सबसे असली हिंदू अगर कही है तो इस वक्त यहाँ सभागार में। वाह वाह, आपको यहाँ का दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गौरक्षक भी इसी सभागार में मिलेगा, सबसे बड़े उद्योगपति भी यहाँ पर मिलेंगे, और इतना ही नहीं, यहाँ पुरुषों के अधिकारों को लड़ने वाला भी मिलेगा। ठीक, जो सड़क पे उतर के आपके साथ खड़ा रहेगा 24 घंटे, बिल्कुल बिल्कुल, घरों में नहीं बैठेगा, सड़क पे उतरेगा, बिल्कुल। कश्मीरी नहीं तो हम आपके साथ हैं, मतलब हमने जब फिल्म को 300 केवल स्क्रीन मिली है ऐसा मुझे पता चला, तो मैंने आपको जब शुरू में, तब मैंने आपको पूछे बगैर घोषित कर दिया कि अगर कोई, ये सारे थिएटर वाले अगर आपको स्क्रीन नहीं दे रहे तो सुदर्शन पर हम इसको फ्री दिखाएंगे, जितना प्रोडक्शन लिए खर्चा आया है सुदर्शन उसको पे करेगा। लेकिन हमारी मांग अभी भी ये है कि लोग थिएटर में जाकर इसको देखें। इस कार्यक्रम को देखने वाले जो दर्शक हैं उनको भी हमारा यह आग्रह है, इसको थिएटर में जाके देखें। इसको, ये है तो एक युद्ध जो हम हमारे विरुद्ध लड़ा गया और उस युद्ध में केवल हमने मारा गया और हमको वहां से भागना पड़ा, लेकिन परिवार के साथ लेकर जाए और परिवार के बच्चों को लेकर जाए और उनको दिखाए कि ये देखो, ये वास्तविकता 30 साल पहले क्या हुआ, ये फिल्म नहीं है, ये 30 साल बाद क्या होने वाला है इसकी फिल्म है, ये कह के दिखाना चाहिए, और तभी उसको समझ में आएगा कि हाँ ये होना है। नहीं तो ऊंची इमारतें हम बना रहे। अनुपम, आपको एक आपको बात कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, अभी कई सारे अंग्रेजी वाले लोगों से भी बात हुई उस तरह से, सब लोग यही बोलते हैं कि ये तो पास्ट की फिल्म है। आप पहले आदमी हैं जिसने सत्य बोला। जब मैंने ये फिल्म बनाई थी तो मेरे दिमाग में था ये वर्तमान और भविष्य की फिल्म है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाला वो कोई केवल कश्मीर में हुआ ऐसा नहीं है, वो आज बंगाल में भी हो रहा है, वो आज केरला में भी हो रहा है, जहां पर भी जनसंख्या का असंतुलन बिगड़ा है वहां सब जगह हो रहा है। तो ये तो गजवा हिंद का नारे का परिणाम है, इसलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आजकल लोग बड़ी बड़ी, पहले अनुपम जी आप भी जहां रहते होंगे, कभी घरों में कंपाउंड नहीं होते थे, बाद में फिर कांटे लगाना शुरू हो गए, महाराष्ट्र में भी नहीं होते थे, हमारे भी मामा के यहाँ हम जाते थे वगैरह, कोई कंपाउंड नहीं होता था पहले, फिर बाद में कांटे लगाने लगे, उसके बाद 1-2 फीट की दीवार होने लगी। अब तो आप नोएडा में अगर देखेंगे तो घरों में 11-11 फीट की कंपाउंड है। तो 11 फीट का कंपाउंड बनाओगे, 15 फीट का बनाओगे, कभी तो घर के बाहर जाओगे, तो घर के अंदर ही थोड़ी रहना है। तो घर सुरक्षित इतना पर्याप्त नहीं है, राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए और इसलिए फिल्म देखनी चाहिए। बहुत बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित होगा तो घर सुरक्षित रहेगा, अपने आप होगा। और मुझे लगता है कि वो इतनी लंबी दीवारें जो हैं कि वो खुद घर से कैसे ना भाग जाएं, इसलिए लगाई है उन्होंने। और राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहेगा? जब हमारे जितने युवा लोग हैं उनके दिमाग सुरक्षित रहेंगे, उनको ब्रेन वॉश नहीं किया जाएगा, उनको भड़काया नहीं जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज वही है जो आज का युवा है। हालांकि आपने जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, मुझे नहीं लगता कि कितना भी जिसको पोल्यूटेड किया गया होगा, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद, मतलब अभी तक मुझे एक भी ऐसा युवा नहीं मिला जिसने फिल्म देखने के बाद ये कहा है कि मैं इससे असहमत हूं, किसी ने नहीं कहा। और ये आपका यश है और इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं।
मुझे सच्ची में मैं एक दिल मैं अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये मैंने नहीं किया है, ये मैं सिर्फ माध्यम बन गया, और मैं सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आत्मा से बोल रहा हूँ। कोई काटे, ये बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से होता है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कैसे संभव है? सिनेमा के इतिहास में, इंडिया में नहीं, मैं अभी आते हुए चेक कर रहा था, वर्ल्ड के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ खेर साहब कि मंडे को संडे से ज्यादा बिजनेस हो जाए। बिल्कुल सर, ट्यूसडे को भी संडे से ज्यादा है। ऐसा लग रहा है आपको? जी, 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 ऐसे जी। पता चल पता चल गया ये सर। हमारे सीआईडी हैं, ये खबर ले आते हैं। नहीं, और देखिए इसका खेर साहब से महान एक्टर हिंदुस्तान के इतिहास में 2-3 ही आप बराबर के, आप कली बलराज साहनी साहब थे, महान एक्टर थे, खेर साहब हैं। ऐसे बहुत कम हुए हैं जितनी कंसिस्टेंटली इतनी अच्छी एक्टिंग की है। पर खेर साहब ने 550 कुछ फिल्में की हैं, उनके जीवन में भी ऐसा नहीं हुआ कभी। बिल्कुल बिल्कुल ये और बताइए, अगर मैंने सब आशीर्वाद बड़ी नहीं हो- हिट फिल्मों में काम किया है, और आशीर्वाद नहीं हो तो कैसे होगा? ये आशीर्वाद है। देखिए, सामान्यतः जो हम समझते हैं कि किसी भी फिल्म को चलने के लिए प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन इस फिल्म को ना शुरू में डिस्ट्रीब्यूशन मिला और प्रमोशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन जनता ने हाथ में ले लिया। और मुझे लगता है कि ये जनता का पश्चाताप भी है और ये जनता का खुद होकर समस्या के समाधान की तरफ बढ़ने का कदम भी है, और इसलिए ये फिल्म इस दिशा में जा रही है। नहीं, ये एक बात आप ही से चुरा के ले रहा हूं कि ये जनता का वो भी है कि 30 साल उनके साथ वो ना हो जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ वहां हुआ था, उसकी वजह से भी है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस पूरे फिल्म में आपने जिस प्रकार के फैक्ट रखे, और मुझे लगता है कि फिल्म बनाते समय शायद आपके मन में था कि समर्थक तो अब कुछ भी बनाओ फिर भी समर्थन करने वाले हैं ही, जो पीड़ित है वो तो कहेंगे ही, लेकिन जो विरोधक है उसका कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये शायद आपने मन में रखकर सारे प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न भविष्य में आ सकते, उसके उत्तर इसमें दिए हैं। चालू ये लीजिए। नहीं, मैं ये फिल्म बनाई इसीलिए थी कि प्रश्न बहुत उठने चाहिए। मुझे प्रश्नों से बड़ा प्रेम है। राइट? क्या है कि आइंस्टाइन एक बहुत बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं, वो पढ़ाया भी करते थे, प्रोफेसर भी थे वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। तो एक बार उनसे एक स्टूडेंट ने कहा कि आप बड़े अजीब टाइप के एग्जामिनर हैं, राइट? इतने साल से आप जो सब वो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, वही सवाल हर साल आप कर देते हैं। हर स्टूडेंट को पता है इस साल क्या सवाल आप पूछेंगे, जो पिछले साल, उसके पिछले साल, ये कैसे आप प्रोफेसर हैं? तो उन्होंने जवाब में बोला कि बेटा, सवाल कभी नहीं बदलते हैं, जवाब बदलते हैं वाह 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 वक्त वाह। के साथ। वाह। क्या है कि ये सवाल तो देखिए हमेशा से उठते आए हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है। ये 32 साल पहले भी उठे थे, पार्टीशन के वक्त भी उठे थे, जब खिलाफत मूवमेंट आया था तब भी उठे थे, लेकिन उनके जवाब परिस्थिति के साथ बदलते जाते हैं। आज की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जवाब होने चाहिए। भारत में ये इतना इक्वालिटी और ये जो मॉडर्न इंक्लूसिवनेस, सेकुलरिज्म, ये सब भारत के शब्द ही नहीं है। हाँ, जब आपने इन शब्दों को जबरदस्ती ठूस के घुसा दिया तो लोगों ने कहा सेकुलरिज्म होता क्या है भाई? तो उसका जवाब भी फिर नया मिलेगा, हर बार नई डेफिनेशन आएगी। हो क्या गया है कि जब सवाल जो है वही सवाल बदलने लगे, जवाब वही रह गए। कुछ भी सवाल पूछो घुसा के सेकुलरिज्म में घुसा देंगे, इंक्लूसिवनेस में घुसा देंगे, फैशिज्म में, आप कुछ भी सवाल दुनिया का पूछ लीजिए वहां घुसा देंगे। अब फिल्म बनी है, लोग आए हैं, देख रहे हैं, आप बाकी फिल्मों की तो बात खूब करते हैं, उसके अंदर अंदर के नुआंसेस ढूंढते हैं। ये जो फिल्म आ गई, अच्छा लोग डिवाइडेड क्यों हैं, अच्छा ये क्या है, आपको ऑपोजिशन, मुझे तो कोई ऑपोजिशन नहीं दिख रहा कहीं पे, राइट? तो अब मैं कह रहा हूं सवाल के जवाब बदलने का वक्त आ गया है। ये फिल्म नए जवाब दे रही है, ये सवाल तो उठा ही रही है पर जवाब भी दे रही है। कश्मीर है क्या? कश्मीर भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या कारण है कि सारे टीवी चैनल्स में 10 लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपए लेके रोज बैठ के उस पर इतनी डिबेट करते हैं जैसे कि कश्मीर के अलावा उनके जीवन में कुछ है नहीं। अरे भाई, इतनी अगर डिबेट करते हो उसके बारे में, तो जब एक फिल्म उस मुद्दे पे बन रही है उसके बारे में भी बात कर लो। वो कोई करेगा नहीं, क्योंकि पता है ये फिल्म सही जवाब देती है। बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम जी, जो आपने फिल्म में दिखाया है और आपने भी उसमें भूमिका की, जिन कैंपों में वहाँ रहना पड़ा और बिच्छू से और सांप से काटने के कारण 25 से 30 लोग रोज मरते थे, आपने भी उन कैंपों को देखा होगा, क्योंकि आपके भी कई रिश्तेदार वहाँ रहे होंगे। कैसा चित्र था? मैं जगती कैंप में काफ़ी बार गया हूँ
और आज इनफैक्ट मैंने इनको भी बताना चाहता हूँ, विवेक को भी और पल्लवी को भी और आप सबको भी, कि आज जगती कैंप के बहुत सारे लोग फिल्म देखने गए हैं और मुझे उनका फ़ोन आया था कुछ दिन पहले और वो फिल्म मैं उनको दिखा रहा हूँ। वाह। पूरे तो बहुत अमानवीय परिस्थिति थी। मेरे रिश्तेदारों के दोस्त, देखिए जब आपका घर आपसे छिनता है तो ईंट, सीमेंट, छत, दीवारें, पोल्स ये नहीं जाता है, आदतें जाती हैं, हवा जाती है, आबो हवा जाती है। खिड़की के बाहर दृश्य कैसा था, मंदिर का कोना कैसा था, उस पर क्या किताबें पढ़ती थी, मंदिर के जो दिया होता था उसकी लौ से जो इस पर छत पर जो कालख बनती थी उसको भी लगा के लोग टीका लगाते थे। मेरी दादी का छोटा सा कमरा नीचे था और मेरे दादाजी का छोटा सा मंदिर जो लाइब्रेरी और मंदिर दोनों था, क्योंकि उनका कहना था कि मंदिर में ही पुस्तकें होनी चाहिए। वो तो नहीं मिल सकता ना कहीं, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। गर्मी की आदत नहीं थी और एक चलने की आदत नहीं थी और खुद को अपने ऊपर तरस ना आए इसकी भी जरूरत नहीं थी कि तरस में ही खाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मगर हालात वैसे नहीं थे, बहुत खतरनाक हालात थे और वो कभी हो ही नहीं सकता है। मेरी माँ अभी भी, हालांकि वो हमारे साथ रहती है, उसको सब जो भी उसको आराम की ज़रूरत है वो है, मगर दिल उनका अभी भी कश्मीर जाने का ज़रूर होता है। बिल्कुल। वो जो खिड़की के पास वो कहती थी, मैं अपनी माँ के साथ बैठती थी, मेरी नानी के साथ, वो खिड़की मुझे बहुत याद आती है। वो जो ब्रेड वाले से ब्रेड कहती, मैं ब्रेड के वाले के पास जाती थी तो मैं सूंघती भी जाती थी। ब्रेड की एक खुशबू होती है ना, कांदरू बोलते थे उसको, कश्मीरी में कांदरू बोलते हैं जो ब्रेड वाले को, तो वो सूंघती भी जाती थी और जैसे जैसे उसकी सूंघने की खुशबू आती रहती थी वैसे उसको लगता था कि 2 की जगह 4 ले लेती हूँ। वो तो नहीं मिल सकता ना कहीं। तो ये फिल्म जो है घावों को तो नहीं भर सकती है, जख्म तो नहीं भर सकती है, लेकिन जो डिनायल उनको मिला, दुनिया ने पहचाना ही नहीं कि आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, उसमें ऐसा जरूर हो सकता है कि उनको घावों को हल्का हल्का भरने का एक प्रयास है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप किसी कश्मीरी फैमिली को मिले जो व्यवस्थापित फैमिली से आते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा हक दीजिए, उनको एक एक्स्ट्रा प्यार दीजिए, क्योंकि ये जो कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, इनमें एक अजीब किस्म का जिसे कहते हैं ना वो गौरव भी है। वो गौरव को जब चोट पहुंचती है ना, वो बड़ी दुखी बात होती है। स्वाभिमान को जो बात चोट पहुंचती है वो बहुत होती है। जिस आदमी का स्वाभिमान ना हो उसको चोट नहीं पहुंचती है, लेकिन जिसका स्वाभिमान हो उसको चोट पहुंचे ना, तो उससे बड़ी ट्रेजेडी कोई हो ही नहीं सकती है। तो ये आप ज़रा ध्यान रखिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई रास्ते में आर्मी वाला मिलता है, जो देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, तो उसको एक सल्यूट मार देना चाहिए हमेशा। उसी तरह से इस पिक्चर के बाद जब आपको कोई कश्मीरी पंडित मिलेगा तो उसको कहना आप कश्मीरी पंडित हैं, आपका नाम कौल है, मट्टू है, रायना है, फलाना दिमकाना है, खेर है, उसको एक गले लगा लेना, तो उसको लगेगा कि मेरे जो तकलीफें हैं, मेरे जो दुख हैं, वो थोड़े कम हो गए। इसलिए पहले हम आपको गले जो वेदना है, वेदनाओं का प्रतिनिधित्व केवल शब्द नहीं कर सकते, उसको एहसास कराना पड़ता है, व्यक्ति के मन में जाना चाहिए, और एक कलाकार के रूप में ये उनके हृदय में जाए, इस हृदय से उस हृदय में। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं करने पड़ने नहीं, क्योंकि आपने खुद भुगता हुआ है। लेकिन क्या ऐसा मन में कहीं था कि कहीं मैं अपने बारे में जब बोल रहा हूं तो अब तक तो मैंने बहुत अच्छा किया है, कहीं इसमें कोई कमी न रह जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता, इसमें तो मैं कमी रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं रखता। ये तो जिंदगी और मौत का सवाल था। इसमें जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। मेरे कंधे पर उन 7 लाख कश्मीरी पंडितों का बोझ था, उनकी तकलीफ थी, उनकी वेदना थी, उनकी सिसकियां थी। मैं कैसे उनको लेट डाउन कर सकता था? और मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री थे,
जिन्होंने इतना रिसर्च किया था, पल्लवी और विवेक ने इतना रिसर्च किया था, 700 फैमिलीज को मिले थे, पूरी फिल्म में इन्होंने जाकर अमेरिका में, लंदन में, जहाँ कहीं भी, बॉम्बे में, जहाँ भी कश्मीरी पंडित रहते थे, फर्स्ट हैंड अकाउंट लिया था, तो फिल्म वहाँ से बनी है। बिल्कुल। तो और मुझे याद है ये 2018 में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बाद वहाँ पर काफ़ी लोगों से इस विषय पे चर्चा हुई थी और मुझे लगता है वहीं से इसने जन्म लिया था। पल्लवी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप महाराष्ट्र से है और सामान्यतः मराठी आदमी जब बात करता है तो समाधान की बात करता है, वो केवल समस्या की बात नहीं करता है, वो आता माझी सटकली, इस पार से उस पार। इस फिल्म में समाधान क्यों नहीं दिया? देखिए, 32 साल पहले जो कश्मीर की घाटी में हुआ, वो सिर्फ एक बहुत बड़ा हत्याकांड, नरसंहार नहीं था। उस नरसंहार में किसी भी आदमी को आज तक सजा नहीं हुई है, कोई भी जेल नहीं गया है, ना किसी को आजीवन कारावास की सजा मिली है, ना किसी को फांसी हुई है, कुछ नहीं हुआ, एक एफआईआर तक फाइल नहीं हुई है। यहां तक कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को सुनने से तक मना किया है, ये स्थिति। एग्जैक्टली। तो हमारे घर पे जब नॉर्मल हालात में हम सब उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि जहां हमने किसी ना किसी अपने को खोया है, वो उनके जाने का गम भी हम बहुत दिनों तक अपने दिल में बना के रखते हैं। और कहीं हमको लगता है कि अरे नहीं, शायद मेरी माँ बीमार थी, शायद एक दिन पहले मुझे पता चल जाता तो मैं कुछ शायद कर सकती थी। मेरे पिताजी का ये हो गया, शायद एक दिन पहले जब उनकी छाती में दर्द हो रहा था, वो अगर मुझे थोड़ा बता देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इन छोटी छोटी चीज़ों का भी गिल्ट अपने मन में रहता है। लेकिन जब आपके पिता की ऐसी हत्या की गई हो कि उनके शरीर के 50 टुकड़े करके कहीं फेंक दिए गए हो, या उनके शरीर को गोलियों से भून दिया गया हो पूरी तरह से, या आपकी माँ या बहन या बेटी के साथ इतने घिनौने तरीके से मैं जो भी किया हो उन्होंने, और उसके बाद जब किसी को सज़ा नहीं होती तो आपको एक क्लोजर नहीं मिलता। वो आपके दिल में एक वो आग धधकती रहती है आपके दिल में। और ये एक ऐसी पीड़ा है जिसके बारे में ना आप बात करना चाहते हैं और ना आप उसे भूल पाते हैं। और उस वक्त पे एग्जैक्टली क्या होता है, क्या लगता है उन व्यक्तियों को जो इसमें से गुजरते हैं, ये पीड़ा हम चाहते थे कि सारे भारतवासी इस पीड़ा को समझे। हर एक आदमी इस चीज़ को महसूस करे कि जब आप चारों तरफ से आतंकवाद से घिरे होते हैं तो आप ऐसी एक आपकी स्थिति हो जाती है जहां आप सांस नहीं ले पाते, आपको इतनी घुटन होने लगती है। इसीलिए फिल्म हमने उस जगह ख़त्म की है जहां हर आदमी वो घुटन महसूस करे थिएटर से बाहर निकलते हुए। और समाधान इसका अभी तक समाधान हुआ ही नहीं है। ये तो पहली बार किसी ने विषय सामने रखा है। तो ये हिंदी फिल्म वैसी वाली नहीं है कि सब हो गया, लास्ट में हीरो ने विलन को मार दिया और हीरो हीरोइन हाथ पकड़ के दे वॉक इनटू द सनराइज, ऐसा तो कुछ विषय था ही नहीं। तो जिस विषय का समाधान आज तक नहीं हुआ है, आप चाहती है कि इसका समाधान अब जनता करे? बिल्कुल, आप सब, इट्स इन पीपल्स कोर्ट नाउ। बिल्कुल। विवेक जी, वैसे तो लोग एक डॉक्टरेट के लिए एक प्रबंध लिखते हैं और मुझे लगता है कि एक डॉक्टरेट करने के लिए भी जितना ज़रूरी है उससे 150 गुना ज़्यादा रिसर्च अपने कश्मीर पे किया है। तो आप दोनों को तो वैसे भी डॉक्टरेट देनी चाहिए कि आप लोग डॉक्टरेट है कश्मीर के ऊपर। क्योंकि देखिए, सामान्यतः टीवी पर भी लोग क्या करते हैं कि अगर शो करना है या फिल्म बनानी है तो गूगल करके देखते हैं कि गूगल में क्या है। इसलिए सामान्यतः सारे चैनलों पर भी एक जैसे शब्द दिखाई देते हैं, फिल्मों पे भी एक दिखाई, क्योंकि वो सारा सोर्स क्या है तो गूगल है। प्रत्यक्ष लोगों तक जाकर ये करना, यही इतना मुश्किल मार्ग क्यों चुना? जीवन जीने से ज्यादा मुश्किल क्या चीज है? हम जब जीवन जीते हैं तो हम तो नहीं ये कहते कि इतना मुश्किल मार्ग क्यों चुना, कहां पैदा हो गए, कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। और आपके लिए जो चीज जीवन बन जाए वो भी बहुत कठिन है। आप जो काम कर रहे हैं आपका जीवन बन गया है वो,
मैं यहाँ बैठ रहा हूँ बोलने में, मैं थक रहा हूँ, लेकिन आप नहीं थक रहे हैं। आप पूरी रात बोलते रहेंगे, मुझे पता है आपकी एनर्जी तो भैया विश्व में किसी की नहीं है। माँ महाराज आप महान है एनर्जी के मामले में। तो जब पैशन होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी आप मिले भी होंगे, आप उनसे कभी मिलिए, पूरा दिन कहीं लद्दाख, उसके बाद कलकत्ता, कहीं विशाखापट्टनम, फिर दिल्ली, रात को 10 बजे पहुंचे, आप मिलिए, आपको लगेगा जैसे उन आपके अलावा विश्व में कोई उनको कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना ऐसा? बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद इतनी कम उम्र में देखिए कितना काम किया। मुझे कई बार आश्चर्य होता है, इतनी कम उम्र में इतना काम कैसे कोई कर सकता है? इतना लिखा, इतना बोला, इतना दुनिया में गए। तो जब आदमी किसी चीज को अपना जीवन बना लेता है, जो स्वामी नंगे पांव चलता चला केदारनाथ चला जाता है, इतनी बर्फ होती है, कितना कठिन काम है। हम जाए तो मर ही जाएंगे, हम जानते ही नहीं बर्फ में कैसे नंगे वहां जा सकते हैं, बिना निवस्त्र वहां जा सकते हैं। तो जो चीज जीवन बन जाए, तो जब हमने इसको जीवन ही बना लिया, ऐसी कहानियां कहना जिसको कहने में सब डरते हैं और जिसको लोग बोले नहीं देते, तो फिर वो राह जो है प्रेम, मोहब्बत, प्रेम किसी भी राह को आसान कर देता है। देश से प्रेम अगर आप एक बार कर लो, समाज से, अपने लोगों से, तो वो प्रेम हर चीज को हल्का कर देता है, दर्द कम कर देता है। बिल्कुल। तो ऐसा काम जिसका वर्णन आप कर रहे थे, वो करने के बाद फिर उसका जो आत्म समाधान होता है उसको ईश्वरीय समाधान करते हैं। तो आपको लगता है कि आपका ईश्वरीय समाधान मिलने के बाद तो लोग काम रोक देते हैं? अभी तो केवल कश्मीर फाइल बनी है, अभी तो मोपला बनानी है, अभी तो लोहा, मतलब अभी तो लिस्ट ही लिस्ट है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लोग कह रहे हैं कि इसके बाद, जब आप मंच पे आने वाले थे तो हमने प्रश्न पूछा लोगों को विवेक जी को क्या प्रश्न पूछना चाहिए, तो प्रश्नों से ज्यादा सजेशन थे और 150 से ज्यादा तो मेरे पास लिस्ट है। हमने कहा था हम मुझे मुझ तक पहुंच गई है वो लिस्ट, आप ही ने पब्लिक की है। हाँ, मेरे पास आई है लिस्ट अभी, उसमें कम से कम मैंने पढ़ भी नहीं पाया हूं, 10 पन्ने की तो लिस्ट है वो कि इन सब्जेक्ट पे विवेक जी फिल्म बनाई है। बिल्कुल। तो लेकिन मैं जानता हूं लोग प्रेम से बोलते हैं, लोगों की चाह है, पर मैं जाने के पहले एक बात आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं। मैं सबके प्रेम का बहुत आदर करता हूं, आप सबका हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता से, मैं इतना ऋणी हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरी 7 पुश्तों में कोई चुका पाएगा। मैं इसलिए ऋणी नहीं हूं, मैं सच बात बताऊं, इसको घमंड ना समझिए, इसलिए ऋणी नहीं हूं कि फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है या लोग तारीफ कर रहे हैं या फोटो खींच रही, मैं उसका ऋणी नहीं हूं। वो ठीक है, वो तो आज है, कल नहीं रहने वाला है। यही लोग जो हैं ऊपर जाते हुए जो मिलते हैं वही नीचे आते मिलते हैं। मैं ऋणी इस बात का हूं कि एक बात जिसको कहने के लिए हमने अपनी जान ताक पे लगाई, उसको हमारा देश आज सुनने के लिए तैयार है। वाह। नेशनलिस्ट सिर्फ वही नहीं होते हैं, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर्स थे, तो ऐसा नहीं कि वही नेशनलिस्ट हैं। खेर साहब के पिता तो नहीं थे फ्रीडम फाइटर, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से भारत के प्रजातंत्र की एक व्यवस्था की एक जगह कोई जो भी थी उसमें सच्चाई से काम करते हुए, किसी का दिल ना दुखे, सबको साथ लेके, जिसको देखे मुस्कुराते। मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, पुष्कर नाथ जी, उसी पर उनका नाम है। मैं बड़े उनसे ये अंदर से मैं उनसे बात भी करा करता था बाहर बैठ के। किसी का दिल ना दुखे, किसी की भावना आहत ना हो, सबको साथ लेके प्रेम से अपनी बात समझाना, ये भी एक नेशनलिज्म है। देश के लोगों से प्रेम करना, उनको आगे ले जाना, ये भी एक नेशनलिज्म है। मैं आखिर में आपको एक बात बताता हूं जाने के पहले। मैं हमेशा लिखता हूं, मेरी स्पीचेस में बहुत डालता हूं, एक माँ के ऊपर मेरा बहुत वायरल होता रहता है, जिसमें मैं कहता हूं जिस दिन भारत के लोग अपनी माँओं का त्याग और तपस्या समझ जाएंगे, उस दिन ये राष्ट्र अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा। बिल्कुल। तो मैं तो नहीं, पर मेरे बच्चों की माँ के बारे में बताता हूं। इस फिल्म के बनने में पल्लवी का बहुत योगदान है, क्योंकि हर यशस्वी पुरुष के पीछे कोई नारी होती है। पीछे नहीं, मेरे आगे थी, तो मैं पीछे चलता था। तो वो योगदान जो है, मैं चाहता हूं भारत की जितनी महिलाएं हैं वो इस फिल्म को अपने बच्चों को, अपनी बहनों के बच्चों को, दोस्तों के बच्चों को, पड़ोसियों के बच्चे, मतलब छोटे बच्चे नहीं, जवान बच्चे, उनको दिखाएं। हाँ, फिल्म 18 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। उन सबको दिखाएं, पूरी तरह से दिखाएं। मतलब ये सेंसर बोर्ड ने कहा है कि 18 के ऊपर के लिए है। ऐसा फिल्म में कुछ नहीं है जिसको 18 के नीचे के नहीं देख सकते, दिखानी चाहिए। हमने अपनी बच्चों को दिखाई है।
तो आप सब दिखाएं और उनसे कहें वो भी अपने बच्चों को दिखाएं। ये एक जब चीज वायरल होगी, ये सोशल मीडिया नहीं, ये रियल लाइफ में वायरल करने का वक्त आया है। बस इतनी आपसे विनती है। मैं एक आपके साथ आप भी जाएगी? आप हाँ, हमको हमारी अच्छा, एक मजबूरी है तो जाना। पल्लवी जी आपसे एक प्रश्न है। आप जी। क्योंकि अब तक कई फिल्में आई है और फिल्म के जो कास्ट होते हैं उनको प्रधानमंत्री मिलते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर जब सारे सांसद सामने थे, आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में नाम लेकर उल्लेख किया है। तो इस एक टीम की प्रमुख सदस्य के तौर पर आपको इसके बारे में क्या लगता है? मुझे नहीं लगता शब्दों में बयान कर पाऊंगी यहाँ पे कि क्या लगा हमें। भारत के सबसे प्रमुख व्यक्ति, भारत का सबसे टॉप मोस्ट ऑफिस, वो जब आपके काम को, कैसे कहूँ मैं, वो जब आपके काम के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो क्या फीलिंग आती है, ये तो मतलब बहुत ही अद्भुत सी बात है। मिलना ठीक है, प्रधानमंत्री से, हम भारत के नागरिक हैं, हम सबका उनसे मिलने का हक है, हम सब उनसे मिलते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना कि ये फिल्म जो बनी है सच्ची फिल्म बनी है जिसको सब लोग देखें और जिसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी लोग किए जा रहे हैं, लेकिन उनको करने दीजिए, लेकिन ये सच्ची फिल्म है, आप देखिए। ये हमारे लिए, मेरे ख्याल से जो बिजनेस कर रही है ये फिल्म और जो आगे आने वाले दिनों में करेगी, जिससे भी खुशी मिलती है मुझे, मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म की, लेकिन इससे बड़ी सक्सेस हमारे लिए कोई नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी से हमको जो एंडोर्समेंट मिली है उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई अचीवमेंट। मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूँ और इसीलिए आदर करता हूँ कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो छोटी छोटी चीज़ों में भी ध्यान देता है। उसे घमंड नहीं है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं क्या बात करूँ। उन्होंने आज बोला कि सत्य जब कोई निकलता है उस पर सत्य के आधार पे ही चर्चा होनी चाहिए, असत्य के आधार पे। बिल्कुल। और आज तक कभी भी संघ के सरसंघ चालक ने फिल्म देखी है और आप भी देखी है, ऐसा कभी नहीं कहा है, वो भी हुआ है। तो ये बड़ा क्रांतिकारी बदला। हमारे साथ कश्मीरी परिवार है, जरा उनसे हम एक दो प्रतिक्रिया लेते हैं। बहन जी कल भी हमारे साथ थी और कल बहुत हृदय विदारक सारे विषय यहाँ पर रखे गए। नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम डॉली कॉल है। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन श्रीनगर। तो मैं थोड़ा, आई विल बी टू द पॉइंट। तो वहाँ पर जो एग्जोडस हुआ और 90 में जो हुआ है, उससे पहले जो उसमें वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हुई है उस टाइम, सो वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। कल भी मैंने यही कहा कि काफ़ी प्रैक्टिस हुई, पूरे साल भर प्रैक्टिस हुई। तो ये जो मिलिटेंट्स थे वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, कश्मीरी ये जो टेररिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कश्मीरी हिंदूज़ के घरों को, सारे जो मोहल्ले थे उनको आइडेंटिफाई किया पहले, वहाँ की गली कूचों का वो सारा पूरा वो किया, रास्ता देखा, कहाँ से चले कहाँ से भागें, वो ये सब सारा उन्होंने वो पूरा रेकी किया पूरे साल भर। और जब टाइम आया फिर, तो उसके बाद फिर उन्होंने घरों को, कश्मीरी हिंदुओं के घरों को चौक से पूरा निशान डाला, क्रॉस किया। और उसके बाद, उससे पहले ही इनफैक्ट दे हैड स्टार्टेड किलिंग ऑल दीज फेमस एंड मेजर पीपल देयर। तो मैं, जो हमारे घर में जो हुआ, मेरा बड़ा भाई है वो वहाँ पर मेडिकल, सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में थे सर्विस में। सो लोग जा रहे थे, भाग रहे थे, मर रहे थे, तो बट ही कंटिन्यूड विद हिज जॉब। वो डाउनटाउन में है वहाँ पर सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो लगातार जा रहे थे अपनी ड्यूटी पे। एंड देयर हिज बॉस, ही लिटरली स्लैप्ड हिम, ए टाइट स्लैप ऑन हिज फेस। He said, "Why are you still here? क्यों तुम यहाँ पर हो, क्यों नहीं चले जाते यहाँ से?" तो मतलब वो ऐसा वहाँ पर मंजर हुआ कि वो वहाँ से मुट्ठी बंद करके जो भागा और घर पहुँचा
और हमारा घर वहाँ जैना कदल में था। तो वहाँ पर वो पहुँचा और मदर को बोला नहीं अब हम नहीं यहाँ रह सकते। तब तक वो थोड़े से रिलक्टेंट थे कि नहीं हम रहेंगे इधर, कोई बात नहीं, अपना मोहल्ला है, अपने पड़ोसी हैं। तो लेकिन जब ऐसे हालत हो गए तो उन्होंने कहा नहीं अब हम यहाँ नहीं रह सकते। और उन्होंने उसी टाइम, ना कुछ टाइम मिला उनको कोई चीज़ समेटने का, ना कुछ है, वो ऐसे ही छोड़ के उन्होंने एकदम से टैक्सी वैक्सी जो भी बुक करनी थी वो कर ली और रात को ही वहाँ से निकल गए, क्योंकि उनको ऐसा आया था मैसेज कि सुबह का सूरज शायद से नहीं देख पाओगे। तो उनको रात को ही निकलना पड़ा और टैक्सी में भागे चले गए। कोई भी एक चीज़, एक कपड़ा नहीं ले गए साथ में। ये पता नहीं था कि आगे करेंगे क्या, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। तो मतलब ये ऐसा हुआ। मेरे कज़िन, कल भी मैंने बोला, मेरे कज़िन को उन्होंने मारा, वो क्योंकि वो उसके ही दोस्त थे, उनको लगा कि उसके एक और फ्रेंड वो मुखबिर थे, मतलब जो जानने वाले थे वही सबसे बड़े हत्यारे थे। वो साथ में आधे थे। से अधिक चीजें जानने वालों ने, जैसे फिल्म में भी हमने दिखाया है, जो टीचर हैं और वही उनको वही करता करा है। है। जी जी जी। एक सर मैं एक कल, बिल्कुल आखिरी प्रश्न, कल एक चीज यहाँ पर बताई गई कि जो घर में लड़कियां होती थी तो जब ये इस्लामी जहादी आतंकवादी घर में आएंगे तो ये विष की पूड़ी खा लेना, ये ऐसे माँ बाप अपनी बेटियों को कहते थे। विष की पूड़ी खा लो या फिर कूद के, जो हमने फिल्म में दिखाया है वो असली किस्सा है, हम उनसे मिले हैं जिनके साथ ये हुआ है। पर अंत में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ क्या हुआ था, वो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा था वहाँ पे। जब ट्रक में जाने लगे तो एक पड़ोसी ने बोला कि मैं ट्रक का इंतज़ाम करवा देता हूँ। तब सारे ये ट्रक पंजाब से आते थे सारे के सारे। तो उन्होंने बोला मैं आपका इंतज़ाम करा देता हूँ। सब लोग ट्रक में बैठे और लास्ट में एक माँ थी जिनकी 4 बच्चियाँ थीं। तो वो बैठ रहे थे। तो सबसे पहले माँ ऊपर चढ़ी, फिर बच्ची का हाथ पकड़ के ऊपर किया, फिर दूसरी का किया, तीसरी का किया। जैसे ही तीसरी का किया तो नीचे जो लोग खड़े थे, वही पड़ोसी जिन्हें ट्रक दिलाया था, वो पूरा उसका ढक्कन बंद कर दिया और हाथ मारा और ट्रक चल पड़ा। और छोटी बच्ची को पकड़ लिया और बोला इसको मैं रखूंगा, शादी करूंगा। हमने शूट किया ये सीन और फिल्म में डाला नहीं लेंथ के लिए, उसको डिलीटेड सीन में डालेंगे।